बीकॉम थर्ड ईयर में बिजनेस बस्टिंग हम पढ़ना जा रहे हैं बच्चों। इसके अलावा ना 2 सब्जेक्ट और हैं, जो 2 सब्जेक्ट हैं उनकी डिटेल आपको अलग से वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। अगर कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन है या अलग से क्लास मिल जाएगी उन 2 सब्जेक्ट की। लेकिन इससे पहले आप अपनी कोर्स डिटेल वेलकम वीडियो में देख चुके होंगे, ठीक है। वेलकम वीडियो नहीं देखा हो तो पहले वेलकम वीडियो देखें, फिर ये क्लास स्टार्ट करें। वेलकम वीडियो के अलावा अगर आप बुक्स के बारे में नहीं जानते हो तो पहले बुक्स के बारे में जानें, इसका भी अलग से वीडियो है या उसी वेलकम वीडियो में दे रखा होगा तो वो भी देखें, फिर क्लास स्टार्ट करें। क्योंकि इस क्लास में हम बुक्स की डिटेल ये सब नहीं देने वाले हैं, ठीक है। बीकॉम थर्ड ईयर में 3 बुक्स हैं, 3 प्रैक्टिकल बुक्स हैं, 3 थ्योरी बुक्स हैं। उनमें से बिजनेस बस्टिंग हम स्टार्ट कर रहे हैं और बिजनेस बस्टिंग में हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं कैश बजट, ठीक है। तो कैश बजट नाम का ये जो चैप्टर है बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। क्या बात करता है ये चैप्टर जरा देखो। मान लो किसी महीने, मान लो कैश बजट का पहले मतलब समझ लो। कैश बजट का मतलब होता है कैश के बारे में बजट बनाना, कैश के बारे में सोचना, कैश कितना आएगा, कैश कितना जाएगा। 100 रुपए जेब में पड़े हैं, 25 रुपए और आएंगे, 125 हो गए, 125 में से 8 रुपए खर्च हो जाएंगे तो 117 क्लोजिंग बैलेंस बच जाएगा। ये बात थी अगस्त की, 117 सितंबर में जाएगा। अब सितंबर में 117 में 33 और आ जाएंगे, 150 हो जाएगा, 150 में से 10 खर्च हो जाएंगे, 140 बच जाएंगे, फिर 140 अक्टूबर में जाएंगे। ये कैश बजट है जिसमें ओपनिंग बैलेंस होता है, रिसिप्ट होती है, दोनों मिलकर टोटल आया हो जाता है, उसमें से जो पेमेंट होता है वो हो जाता है तो क्लोजिंग बैलेंस बच जाता है। लेकिन इस कैश बजट का आज हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो सबसे हार्ड क्वेश्चन करेंगे। बीकॉम फाइनल ईयर के बच्चे हैं आप, इजी चैप्टर है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, तो क्यों ना दर्द जितना लेना है रह रह कर क्यों ले, एक साथ ही ले लेते हैं, बड़ा मज़ा आता है एक साथ लेने में, राइट। तो चलो पढ़ते हैं कैश बजट। कैश बजट में मैं आपको बच्चों कुछ डेटा बता रहा हूँ, ठीक है। मान लो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर ये 3 महीने हैं, ठीक है। और सितंबर भी ले लेता हूँ, ये लो। और मैं आपको चारों महीनों की परचेज बता रहा हूँ। 10,000, 3,000, 2,000, 7,000, ठीक है। जरा समझना कैश बजट में क्या होता है। अब ये हम टोटल माल खरीद रहे हैं, सप्लायर को फोन कर रहे हैं, भैया 10,000 का माल भेज दो, भैया 3,000 का माल भेज दो, इतना। लेकिन पैसे नहीं दे रहे। पैसे कितने दे रहे हैं, दैट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कैश बजट, राइट। तो बच्चों अब पैसे कितने दे रहे हैं तो इस बात को एक बार के लिए छोड़ते हैं, पहले बच्चों को अंडरस्टैंडिंग तो डेवलप कराऊं उनकी, ठीक है। उसके बाद अब पैसे कितने दे रहे हैं जरा ये सुनो। तो बच्चों परचेज तो कर रहे हैं, कैश में कितना परचेज कर रहे हैं वो एक बात है, ठीक है। तो कैश में कितना परचेज कर रहे हैं वो देखते हैं। 20% परचेज हमारी कैश में है, 20% परचेज कैश में। सर आप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर को अलग क्यों ले रहे हो? बच्चों 3 महीने का बजट बनाना है। 20% परचेज कैश में है, बाकी परचेज उधार में है। तो एक तो कैश परचेज हो रही है और एक उधार परचेज हो रही है। उधार को बोलते हैं क्रेडिट परचेज, ठीक है। तो देखो 20% परचेज कैश में है, जैसे ये 10,000 की परचेज करी, इसमें से 2,000 की तो कैश में ही खरीदी है, 8,000 का माल हमने उधार खरीदा है, तो 2,000 रुपए तो हमने सितंबर में ही दे दिए सामने वाले को, और 8,000 के लिए बोला अगले महीने दूंगा। अगले महीना आया अक्टूबर, तो अक्टूबर में 8,000 रुपए हमने चुकाए, कब के? सितंबर के। दोबारा सुन लो, हमने सितंबर में माल खरीदा 10,000 का, नगद खरीदा 2,000 का, तो 2,000 तो सितंबर में ही दे दिए। भूल जाओ सितंबर को, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट मैटर है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। हम इन 3 महीने का बजट बना रहे हैं, तो हम बात भी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की करेंगे, और वो सारी बातें करेंगे जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर से रिलेटेड है। तो चलो सितंबर से चालू करते हैं। 10,000 का माल खरीदा, 2,000 का नगद, तो 2,000 रुपए तो उसको तुरंत दे दिए। 8,000 अगले महीने दे रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन बोला, तो अगले महीना अक्टूबर है, अक्टूबर में 8,000 रुपए सितंबर के चुकाए। ये बात हो गई सितंबर की पूरी।
अब अक्टूबर की बात करते हैं। 20% तो कैश खरीद रहे हैं, तो 3000 में से कैश कितना खरीदा? 600 का माल तो कैश खरीदा, और 3000 में से 2400 का माल उधार खरीदा और उधार का पेमेंट कर दिया नवंबर में। ये नवंबर में 2400 का पेमेंट हुआ है। ये नवंबर में जो पेमेंट हुआ है अक्टूबर का 80% पेमेंट है। अब नवंबर में खरीदा 2000 का माल खरीदा ना, इसका 20% हम कैश परचेज करते हैं। कैश परचेज 20% है, क्रेडिट परचेज 80% है। नवंबर में टोटल माल खरीदा 2000 का, उसका 20% 400 तो नगद में खरीदा, तो सामने वाली पार्टी को 400 तो कैश खरीदा, तो 400 रुपये तो ये पे किए और पिछले महीने के 2400 पे किए, राइट। दिसंबर की बात करते हैं। दिसंबर के पे किए 20% तो कैश खरीदा, तो 1400 रुपये तो ये दिए, और पिछले महीने का पेमेंट भी तो इस महीने होगा, तो इस महीने और 80% नवंबर का पेमेंट हुआ 1600। तो ये अक्टूबर में पेमेंट हुआ, इस महीने का 20%, पिछले महीने का 80%, नवंबर का 20%, अक्टूबर का 80%, दिसंबर में दिसंबर का 20%, नवंबर का 80%। तो बच्चों मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, अक्टूबर में टोटल पेमेंट 8600 का हुआ, नवंबर में टोटल पेमेंट 2800 का हुआ, और दिसंबर में टोटल पेमेंट 3000 का हुआ। पेमेंट आ गए। कैश बजट में हमको रिसिप्ट और पेमेंट चाहिए, रिसिप्ट और पेमेंट चाहिए, राइट। चलो ये हमने परचेज की बात करी, अब एक बात और कर लेते हैं, सेल की बात कर लेते हैं। चलो सेल की बात कर रहे हैं, ठीक है, नए फिगर्स डेवलप कर रहे हैं, सेल की बात कर रहे हैं। अब देखो, ये मान लो ये अब की बार सेल्स है, ठीक है। सेल्स करते हैं तो पैसा आता है, 90% पैसा कैश में आ जाता है, ठीक है। तो पैसा आया तो रिसिप्ट हुई, रिसिप्ट कितनी हुई? 90% पैसा कैश में आ रहा है, तो इस महीने पैसा आया 9000, इस महीने 90% 3000 की सेल करी, 3000 का 90% 2700 आ गया, 2000 का 1800 आ गया, 90% 6300 आ गया। बच्चों 90% ही तो पैसा आया है, 10% पैसा तो बाकी है, 10% पैसा तो बाकी है। कह रहा है 10% अगले महीने आएगा, तो इस महीने का 10% जो बाकी था 1000 रुपये वो अक्टूबर में आएगा, अक्टूबर में 1000 आया, और अक्टूबर का 10% 3000 में से 2700 तो आ गया था, 300 अगले महीने आएगा। ऐसे नवंबर का भी 1800 ही तो आया था, 10% अगले महीने आएगा। तो ये अक्टूबर में आया 3700 रुपये, नवंबर में आया 2100 रुपये, दिसंबर में आया 6500 रुपये। तो बच्चों परचेज समझाई, परचेज में पैसा जाता है, पेमेंट होता है, और सेल्स में पैसा आता है, रिसिप्ट होता है। वेजेस चुकाओगे पेमेंट होगा, एक्सपेंस चुकाओगे पेमेंट होगा, कमीशन पे करोगे पेमेंट होगा, कमीशन रिसीव करोगे रिसिप्ट होगा। ये सब हमारी बातें हैं जो हमको कैश बजट में मदद करने वाली हैं। तो हमने 3 महीने का कैश बजट अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का आपके सामने प्रस्तुत किया। अब ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी। अब इसके बाद क्वेश्चन कैसे करते हैं, तो उसके लिए मुझे एक क्वेश्चन उठाना पड़ेगा। तो अब हम इसके बाद क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं कैश बजट का एक क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन के लिए ऊपर लिखेंगे कैश बजट। मान लीजिए 3 महीने का कैश बजट बनाना हूँ, तो फॉर 3 मंथ्स एंडेड जून 2010, 3 मंथ्स अप्रैल मई जून, ठीक है। पर्टिकुलर्स, हाँ, ये कैश का ओपनिंग बैलेंस मान लो 70 रुपये था, है ना। रिसिप्ट और आ गई 10 रुपये और 5 रुपये, टोटल हो गया 85 रुपये, राइट। अब कैश का पेमेंट हुआ 10 रुपये, 40 रुपये, 30 रुपये, राइट। सबका टोटल किया 80, ठीक है। रिसिप्ट हुई 85, उसमें से पेमेंट हो गया 80, राइट है। तो रिसिप्ट 85 में से पेमेंट 80 हो गया, बचा 5। ये 5 अगले महीने जाएगा मई में, और अगले महीने का बैलेंस बच जाएगा। इस तरह कैश बजट का क्वेश्चन होता है। लेकिन बच्चों यहाँ रिसिप्ट और पेमेंट जो है ना, उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि ये रिसिप्ट और पेमेंट में कैश वाली बातें हों, नॉन कैश बातें नहीं हो। तो एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। सर ये जगह क्यों छोड़ी हुई है? बच्चों ये वर्किंग नोट के लिए है, और वो में जगह क्वेश्चन के लिए है ना, देखो क्वेश्चन है, वहाँ पर क्वेश्चन है, राइट। तो ये वर्किंग नोट है, वर्किंग नोट में पॉइंट नंबर 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। कैश बजट बनाना है
पढ़ते हैं क्वेश्चन को। प्रिपेयर कैश बजट फॉर ए कंपनी अप्रैल मई जून 2010 इन ए कॉलमर फॉर्म में कॉलम में ही बना रहे हैं यूजिंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। बच्चों नीचे एक टेबल है, टेबल में देखो तो आप जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून 6 महीनों की डिटेल है। जनवरी फरवरी मार्च निकल चुके हैं तो उनकी एक्चुअल डिटेल है, और अप्रैल मई जून अभी आए नहीं है तो पहले से बजट बना रहे हैं कि आगे भविष्य में क्या होने वाला है। सब महीनों की डिटेल है, सेल है, परचेज है, वेजेज है, एक्सपेंस है, राइट। अब आप टेबल को गौर से देखें। पहले मुझे बताओ सेल से पैसा आता है या जाता है? माल सेल किया, हाँ पैसा आएगा। परचेज से पैसा जाता है, वेजेस जाता है, एक्सपेंस पैसा जाता है। नीचे अदर इन्फॉर्मेशन है बच्चों। आप जब भी अदर इन्फॉर्मेशन पढ़ो, अदर इन्फॉर्मेशन में बातें अंडरलाइन करो। तो पढ़ते हैं अदर इन्फॉर्मेशन का पॉइंट नंबर 1 क्या कह रहा है, ये पॉइंट नंबर 1 पढ़ो। पॉइंट नंबर 1 10% परचेज, 20% सेल, कैश में हो रही है, कैश में हो रही है, ओके ओके। परचेज कैश में हो रही है, सेल भी कैश में हो रही है, पूरी कैश में नहीं हो रही लेकिन थोड़ी कैश में हो रही है। तो ये पॉइंट था परचेज और सेल का, तो अंडरलाइन कर दिया परचेज और सेल, राइट। हाँ सर। सेकंड पॉइंट द एवरेज कलेक्शन, हाँ कलेक्शन होता है ना, सेल करते हैं तो कलेक्शन होता है, सेल करते हैं तो कलेक्शन होता है। कलेक्शन पीरियड फॉर द कंपनी आधे महीने बाद। बच्चों आधे महीने बाद कलेक्शन हो रहा है, इसका मतलब 1 तारीख से 15 तारीख का कलेक्शन 15 से 30 के बीच में हो रहा है, और 15 से 30 का कलेक्शन अगले महीने की 1 से 15 के बीच में हो रहा है, राइट। ठीक है, कलेक्शन ऐसे होता है। ये कह रहा है एवरेज कलेक्शन पीरियड, कलेक्शन मतलब पैसा आ रहा है जो सेल करी आधे महीने बाद आ रहा है, एंड द क्रेडिट परचेज जो परचेज करी थी उधार में उससे पैसा जा रहा है रेगुलरली आफ्टर 1 मंथ, तो 1 महीने बाद जा रहा है। यानी सेल का पैसा आधे महीने बाद आ रहा है और परचेज का पैसा 1 महीने बाद जा रहा है। तो ये पॉइंट भी सेल और परचेज का था, लेकिन पॉइंट नंबर 1 सेल और परचेज का था नगद वाली, पॉइंट नंबर 2 सेल और परचेज का उधार वाली। तो पॉइंट नंबर 2 में मैंने अंडरलाइन किया कलेक्शन और परचेज। कलेक्शन करते हैं क्योंकि सेल करते हैं, और परचेज करेंगे तो पेमेंट होगा। पॉइंट नंबर 3 है वेजेस का और रेंट का। पॉइंट नंबर 4 में कह रहा है कैश और बैंक बैलेंस दे रखा है, और लास्ट में कह रहा है एफडी फिक्स डिपॉजिट करा रहे हैं। क्या कह रहा है इनकी बातें बाद में करते हैं, एक एक पॉइंट धीरे धीरे करके समझेंगे, बड़ी शिद्दत से समझना। ऐसा नहीं हो कि आपको लगे कि यार थोड़ा कम समझ में आ रहा है, 19 नहीं होना चाहिए, वीडियो को रिपीट करके देखिए। तो चलो बच्चों, कभी भी क्वेश्चन को करेंगे तो पहले अदर इन्फॉर्मेशन से करेंगे, क्योंकि मान लो आप टेबल की इन्फॉर्मेशन ले लो और टेबल में परचेज है, और परचेज में ऐसे बोल दो कि यार परचेज किया तो पेमेंट हो गया, पेमेंट में लिख दो, दिक्कत हो जाएगी ना, क्योंकि आपकी परचेज सारी थोड़ी ना नगद में हो रही है, उधार भी तो है। तो आप अदर इन्फॉर्मेशन में पॉइंट नंबर 1 में गए, कह रहा है 10% परचेज और 20% सेल कैश में है, यानी कैश परचेज और कैश सेल की बात कर रहे हैं। तो बच्चों मैंने भी पॉइंट नंबर 1 में ये बात लिखी, कैश परचेज और कैश सेल्स, राइट, 2 की बात कर रहे हैं। और महीने मेरे 3 हैं, अप्रैल मई और जून, तो मैंने यहां लिख दिया अप्रैल मई और जून। थोड़ा फॉर्मेट को हम बदल देते हैं, लीजिए ये अपने हाथ में है, ठीक है। तो हमने यहां लिखा कैश परचेज और यहां पर लिखा कैश सेल्स। 3 महीनों की बात कर रहा है, अप्रैल मई जून, ठीक है। हाँ सर, पहले कह रहा है 10% परचेज कैश में कर रहे हैं। बच्चों ऊपर टेबल में जाओ, गए परचेज देखो, अप्रैल की, मई की और जून की, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, कैश का अलग पॉइंट बना लो, उधार का अलग बना लो, या यूं भी कर सकते हो कि परचेज का अलग पॉइंट बना लो, सेल का अलग बना लो, कैसे भी वर्किंग नोट बना सकते हो, ठीक है, आपके हाथ में है, राइट। तो आपके हाथ में दोनों है, आप सारे वर्किंग नोट आपके हाथ में है। तो हम ऐसे बना रहे हैं तो ऐसे बना लें, अगले क्वेश्चन में दूसरे तरह से बना लेंगे। चलो सर, अब ये कह रहा है जो परचेज हो रही है ना, पॉइंट नंबर 1, 10% परचेज कैश में हो रही है। तो बच्चों अप्रैल मई और जून की अगर मुझे परचेज पता लग जाए
तो 10% परचेज तो कैश में हो रही है। तो तीनों महीनों की परचेज टेबल में है। तीनों महीनों की परचेज देखो, 50,000, 45,000, 35,000। तो 50,000 का 10%, 5,000 चुकाया, सही है। मई की परचेज थी 45,000 का 10% 4500 चुकाया, और जून की परचेज थी 35,000, 35,000 का 10% 3500 चुकाया। सर हाँ, आपने चुका दिया, है ना। सर आप तो 10% ही परचेज नगद में कर रहे हो, सही है। तो सर बाकी का जो पैसा है बच्चों, वो परचेज के लिए अगले पॉइंट में बोला है ना, उधार वाले। पहले हम फर्स्ट पॉइंट कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट कैश परचेज और कैश सेल का है, लिखा है ना 10% ऑफ द परचेज एंड 20% सेल का कैश में है। तो कैश परचेज और कैश सेल की बात भाई, चार ही चीजें हैं, नगद खरीद, उधार खरीद, नगद बेच, उधार बेच। तो यहाँ नगद खरीद और नगद बेच की बात कर रहे हैं, राइट। कैश सेल्स बच्चों, पॉइंट नंबर 1 में फिर जाओ। 20% सेल्स हम कैश में कर रहे हैं। तो अप्रैल में टोटल सेल कितनी करी, टेबल में देखो, 90,000। 90,000 का 20%, 18,000 कैश में बेचा है, ठीक है। हाँ, मई की सेल कितनी है, 85,000। तो 20% तो नगद में बेच रहे हैं ना। मई की सेल है 85,000, और 85,000 का 20% तो इसी महीने आ जाएगा। तो 85,000 का 20% होता है 17,000, ठीक है। जून की सेल है 80,000, 80,000 का 20% हुआ हमारा 16,000। ये हो गई कैश परचेज और कैश सेल की बात, ठीक है। अब करेंगे उधार परचेज और उधार सेल की बात, ठीक है। तो ये पूरा पॉइंट हुआ कैश का, है ना। अब हम दूसरी बात, पॉइंट नंबर 2, दूसरी बात उधार की करने वाले हैं। 2 पनौतियां तो समेट दे क्वेश्चन की सबसे बड़ी। अगला पॉइंट क्रेडिट का है, उधार, राइट। क्रेडिट पेमेंट जो हम कर रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं इस पॉइंट में। क्रेडिट के पेमेंट यानी पेमेंट ऑफ क्रेडिट्स, राइट। ठीक है सर, कैसे आप ये दिखाएंगे, हमें आप समझाएंगे। बच्चों मैंने यहां लिखा अप्रैल, मई, जून, 3 ही महीने थे। हाँ सर। अब उधार का पेमेंट करोगे तो पिछले महीने का पेमेंट इस महीने होगा। हाँ सर। तो अप्रैल में जो पेमेंट होगा वो मार्च का होगा, तो मार्च को भी लिख दिया, 4 महीने लिख दिए। हाँ सर ठीक है, मान लिया कि आपने 4 महीने लिखे हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर वर्किंग नोट बनाना आपके हाथ का खेल है, आप कैसे भी बनाओ, ठीक है। तो ये लीजिए 4 महीने हमने लिख दिए उधार। अब 4 महीने के लिए आपको क्या करना है, 4 महीने की परचेज लिख रहे हैं, लिखें 4 महीने की परचेज। हाँ सर, 4 महीने की परचेज लिखो। जरा एक बार देखो, मार्च, अप्रैल, मई, जून की परचेज थी 42, 50, 45, 35, 42, 50, 45, 35, राइट। अब जो हम परचेज का पेमेंट करेंगे वो परचेज के लिए सेकंड पॉइंट में कह रहा है कि द एवरेज कलेक्शन तो तब होता है जब हम सेल करते हैं, एंड क्रेडिट परचेज का आफ्टर 1 मंथ। तो परचेज का पेमेंट आफ्टर 1 मंथ होगा ना, तो पेमेंट, राइट। पेमेंट कब होगा, मार्च का क्रेडिट पेमेंट परचेज कर रहे हैं, पेमेंट होगा मार्च का अप्रैल में, अप्रैल का मई में, मई का जून में, जो भी उधार है। अब आप मुझे ये बताओ कि क्वेश्चन में है ना कि हम परचेज फर्स्ट पॉइंट में 10% कैश परचेज थी, तो 90% परचेज उधार है। तो टोटल परचेज लिखी ना, तो हम यहाँ क्रेडिट परचेज लिख दें। हाँ सर, उधार में परचेज लिख दो, क्रेडिट परचेज। कैश परचेज है 10%, तो 90% उधार पे परचेज है। अब परचेज देखो, मार्च में 42,000 का माल खरीदा, 42,000 का माल में से कैश परचेज थी 10% और 90% उधार में माल खरीदा, तो 37,800 का माल उधार खरीदा, 45,000 का माल उधार खरीदा, ठीक है।
अब ये टोटल परचेज है, इसका 90% उधार खरीदा है। 90% मतलब 40,500 का माल उधार खरीदा, और इसका भी 90% उधार खरीदा। 90% मतलब 31,500 का माल उधार खरीदा, राइट। तो बच्चों जो भी परचेज थी उसका 10% तो कैश परचेज में आ गया और बाकी का क्रेडिट परचेज में आ गया। अब क्या होगा, क्रेडिट परचेज के लिए क्या कह रहा है सेकंड पॉइंट में, क्रेडिट परचेजेस आर पेड ऑफ आफ्टर 1 मंथ। तो अप्रैल में जो हम पेमेंट करेंगे, मार्च की बात नहीं करेंगे क्योंकि मार्च का बनाना ही नहीं है, अप्रैल में जो पेमेंट करेंगे वो मार्च का करेंगे। एक तो 37,800, ठीक है, 1 महीने बाद पेमेंट हो रहा है। मई में जो पेमेंट करेंगे, अप्रैल का पेमेंट मई में होगा, अप्रैल में जो खरीदा उसका पेमेंट मई में, और मई में जो खरीदा उसका पेमेंट जून में। ये तीनों महीने की उधार परचेज के पेमेंट आ गए 37,800, 45,000 और 40,500। यहाँ पर कैश परचेज हो गई, यहाँ पर कैश सेल हो गई, यहाँ पर उधार परचेज हो गई, राइट, ठीक है। अब यहाँ पर उधार सेल होगी। तो तीसरा वर्किंग नोट, क्रेडिट यानी उधार, क्रेडिट कलेक्शन, कलेक्शन होगा ना, पेमेंट थोड़ी ना होगा, कलेक्शन होगा सेल करेंगे तो। हाँ सर, सेल करेंगे तो कलेक्शन होगा। पिछले महीने का पेमेंट कलेक्शन अगली साल होता है। तो सर आप एक काम कर दो, जैसे यहाँ पे किया था ना वैसे ही कर दो। महीने ले लो 4, कौन कौन से, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ले लिए 4 महीने। हाँ सर 4 महीने ले लिए, ठीक है। चारों महीनों की क्रेडिट यानी उधार, उधार सेल्स लिख दो, फिर उसका कलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। चारों महीनों की उधार सेल। बच्चों फर्स्ट पॉइंट में बढ़ो, पॉइंट नंबर 1 में आओ, अदर इंफॉर्मेशन में। फर्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है कि 20% सेल कैश में हो रही है। अब 20% कैश सेल है तो उधार सेल कितनी है, 80%। पहले तो उधार सेल ले लो चारों महीनों की। तो देखो 4 महीने हैं, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इनकी सेल है 75, 90, 85, 80 दे रखा टेबल में। इसका 80% उधार है, क्रेडिट सेल 80% है, राइट। तो इसका 80% निकालेंगे। मार्च का 75,000 का 80%, 60,000। अप्रैल में जो माल बेचा 90,000 का, उसका 80%, 72,000 का उधार बेचा, ठीक है। मई में जो माल बेचा 85,000, उसका 80%, 85,000 का 80%, 68,000 का उधार बेचा। और जून में जो माल बेचा 80,000, इसका 80%, 64,000 का माल उधार बेचा। अब ये उधार बेच रहे हैं, अगर ये पेमेंट हमारे पास अगले महीने आ जाता तो ये पेमेंट यहाँ आ जाता, ये यहाँ आ जाता, राइट। लेकिन अब कह क्या रहा है कि कलेक्शन कैसे हो रहा है ये देखते हैं। कह रहा है पॉइंट नंबर 2 में, द एवरेज कलेक्शन पीरियड आधे महीने बाद हो रहा है, आधे महीने बाद हो रहा है। हमें मार्च की तो बात ही नहीं करनी, आधे महीने बाद हो रहा है। तो बच्चों आधे महीने बाद हो रहा है, तो यहां पर मार्च के जो आधा महीना है शुरू का, मार्च का शुरू का 1 तारीख से 15 तारीख, उसका तो पैसा मार्च में ही मिल जाएगा ना, 15 से 31। लेकिन जो मार्च में 15 से 31 का पैसा है, मार्च का लास्ट हाफ, उसका पैसा अप्रैल में मिलेगा। तो मार्च का पूरा पैसा था 60,000, आधा शुरू के महीने का मान लेते हैं 30,000, वो तो मार्च में मिल जाएगा। लेकिन आधी सेल 30,000 मार्च के लास्ट में हुई, वो पैसा अप्रैल में मिलेगा क्योंकि आधे महीने बाद मिल रहा है। तो अप्रैल में मिला मार्च का 30,000 प्लस अप्रैल में सेल हुई 72,000, ठीक है। 72,000 में 36 शुरू में हुई, 36 बाद में। जो इस महीने का है 36 1 तारीख से 15 तारीख, वो तो इसी महीने मिल जाएगा, शुरू वाले 15 दिन का अगले 15 दिन में मिल जाएगा 36,000। और बाकी का 36,000 जो लास्ट अप्रैल के लास्ट में सेल करी, वो मई में मिलेगा, ये लो प्लस। अब मई में सेल करी 68,000, इसका आधा 34,000, तो मई के शुरुआत किए और 34,000 मई के लास्ट किए। तो जो मई में 1 तारीख से 15 तारीख को 34,000 का माल बेचा, वो पैसा तो हमको मई में ही मिल जाएगा ना 34,000। लेकिन मई में लास्ट में जो 34 का माल बेचा, वो पैसा हमको जून में मिलेगा, ठीक है। प्लस जून में टोटल 64 का माल बेचा,
1 जून से 15 जून 32 का माल बेचा और 15 जून से 30 जून 32 का माल बेचा। तो 1 जून से 15 जून जो 32 का माल बेचा है, वो 1 जून से 15 जून वाला पेमेंट हमको 15 से 30 के बीच में मिल जाएगा 15 दिन बाद, तो 32 मिल जाएगा और बाकी का 32 अगले महीने। ये कलेक्शन हो गया। तो बच्चों यहां पर मैंने 4 बातें बताई और क्वेश्चन अपनी एंडिंग पर है, कैश परचेज, कैश सेल, उधार परचेज, उधार सेल। ठीक है, तो जो रिसिप्ट होगा वो होगा कैश परचेज से। कैश परचेज करते हैं ना? नहीं सर, कैश सेल से। कैश सेल बेचोगे पैसा आएगा, ठीक है, हाँ सर। और कैश परचेज करोगे तो पैसा जाएगा, राइट। अब उधार परचेज का पैसा बाद में आएगा, तो उसको बोलते हैं कलेक्शन फ्रॉम डेटर, लेकिन आएगा तो सही। उधार सेल का पैसा, उधार सेल करिए, ये उधार सेल, लेकिन ये पैसा बाद में आ रहा है, लेकिन आ तो रहा है, तो कलेक्शन तो हो रहा है, रिसिप्ट तो हो रहा है। तो उधार सेल मतलब क्रेडिट सेल, जिसको यूं भी बोल सकते हैं कलेक्शन फ्रॉम डेटर। और उधार परचेज का पैसा हमको देना पड़ेगा, तो क्रेडिट परचेज। बस कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अमाउंट्स पुट करेंगे। कैश सेल, कैश सेल के अमाउंट ये रहे 18, 17, 16। ये लीजिए, कैश सेल किया 18, 17, 16 और कैश परचेज किया तो पेमेंट जाएगा, परचेज करने से पेमेंट जाता है ना। तो कैश परचेज किया 5, 4.5, 3.5, 5, 4.5, 3.5। अब यह है क्रेडिट पेमेंट। पेमेंट कराए क्योंकि परचेज करके बैठे थे, तो उधार पेमेंट किया है तो पैसा गया ही है ना, उधार खरीदा था, उधार खरीदा था, बाद में पे कर रहे हैं तो पैसा जा रहा है। अरे भैया अप्रैल मई जून में कितना कितना जा रहा है, 37,800, 45, 40,500 जा रहा है, तो यहां लिख देंगे 37,800, 45 और 40,500। ठीक है। अब ये क्रेडिट कलेक्शन, उधार माल बेचा तो बेचा ना तो पैसा आएगा, उधार बेचा तो बाद में आएगा, तो इस महीने का आधा यहीं आएगा, आधा अगले में आएगा, ठीक है, और इस महीने का आधा यहीं आएगा। पर आया कितना कितना, अप्रैल मई जून में इतना इतना पेमेंट कलेक्ट हुआ। अप्रैल में कितना कलेक्ट हुआ, 30 और 36, 66। तो अप्रैल में 66। मई में कितना कलेक्ट हुआ, मई में 36 और 34, 70। और जून में कितना कलेक्ट हुआ, 34 और 32, 66। ये लीजिए, तो ये परचेज और सेल की पूरी बात हो गई। वर्किंग नोट के पॉइंट नंबर 1 और 2 पूरी तरह हो गए। वर्किंग नोट में हम नीचे अदर इंफॉर्मेशन में पॉइंट नंबर 3 में जा रहे हैं। अदर इंफॉर्मेशन पॉइंट नंबर 3, वेजेस आर पेड हाफ मंथली। वेजेस आर पेड हाफ मंथली, बस। और फिर रेंट की बात है, पहले वेजेस की बात कर लो। वेजेस का पेमेंट हाफ मंथली हो रहा है, तो बच्चों ये लीजिए, पेमेंट तो करेंगे ना वेजेस का, हाँ हाफ मंथली करेंगे, यानी इस महीने का 15 दिन का पेमेंट, शुरू के 15 दिन का पेमेंट इसी महीने में हो जाएगा, लास्ट के 15 दिन में। लेकिन इस महीने का आधा पेमेंट जो लास्ट के 15 दिन की मजदूरी है, उसका पेमेंट अगले दिन में होगा। तो आप टेबल में जाएं, क्वेश्चन में जो टेबल है उसमें वेजेस देखें। वेजेस में मार्च में आओ, मार्च में मजदूरी टोटल बनी 22,000। 11 तो मार्च में ही पे हो जाएगा और 11 अप्रैल में पे होगा। तो अप्रैल में मजदूरी का पेमेंट 11,000 होगा मार्च की, और अप्रैल की खुद की कितनी थी, 24, उसका आधा अप्रैल में पे हो जाएगा 12। तो मार्च का पेमेंट होगा 11, अप्रैल का पेमेंट होगा 12, 11 और 12 23,000। तो ये वेजेस का पेमेंट हो गया 23,000 अप्रैल में। मई की बात करो, मई में देखो वेजेस, मई में अप्रैल का आधा पे होगा और मई का भी आधा। पिछले महीने के लास्ट के दिन का पेमेंट इस महीने होगा और इस महीने के शुरू का दिन का पेमेंट भी इस महीने होगा। तो अप्रैल का आधा 12 और मई का आधा 10, 12 और 10 22, ये लीजिए 22। अब जून की बात करो, जून में जो मजदूरी पेमेंट की 18,000, ठीक है। इसमें पिछले महीने, ये तो टोटल पेमेंट है, टोटल मजदूरी है जो बनती है, पेमेंट थोड़ी ना कर रहे हैं पूरा।
पिछले महीने का आधा पेमेंट बाकी है जो इस महीने पे होगा। पिछला महीना मई था, उसका पूरा पेमेंट था 20,000, आधा बाकी है जो इस महीने पे होगा। इस महीने 10,000 पिछले महीने की मजदूरी चुकाएंगे और इस महीने की आधी भी इस महीने चुकाएंगे 9,000। 10 और 9 होता है 19,000। ठीक है बच्चों, अब वापस नीचे अदर इंफॉर्मेशन में आओ। रेंट 500 रुपए इज पेड मंथली। रेंट 500 रुपए मंथली पेमेंट हो रहा है। तो बच्चों वेजेस के बाद अगला पॉइंट रेंट। रेंट हर महीने 500 पे हो रहा है, हर महीने 500 पेमेंट हो रहा है, ये रेंट आ गया। लेकिन रेंट वाले पॉइंट में लिख रखा है, देखो ढंग से पढ़ो रेंट वाला पॉइंट। रेंट 500 इंक्लूडेड इन एक्सपेंसेस। अब रेंट 500 काई में इंक्लूड था, एक्सपेंस में। तो अब यहां पर रुक जाओ, टेबल में जाओ, टेबल में एक्सपेंस है तो अब एक्सपेंसेस का भी तो पेमेंट होगा, उसके लिए कुछ बोल नहीं रहा तो पेमेंट तो होगा। अप्रैल के एक्सपेंस देखो 7,000, इसमें 500 तो रेंट था वो पे हो गया, तो अलग से बचा 6,500। ठीक है, अब कुछ नहीं बोल रहा है तो हम ये मान लेंगे कि अप्रैल का पेमेंट अप्रैल में हो रहा है। मई का टोटल एक्सपेंस है 6,000, 500 पहले पे हो गया तो 5,500 क्योंकि रेंट भी था ना इसी में। जून में टोटल एक्सपेंस है 5,000, इसमें 500 रुपये रेंट था, रेंट अलग पे कर दिया तो 4,500। ये लीजिए सारी बातें हो गई। तो अब हमारे 3 पॉइंट हो चुके हैं अदर इंफॉर्मेशन के। लास्ट पॉइंट बाकी है, उससे अभी करते हैं। पहले आप ना एक काम करो, पेमेंट में 5 पेमेंट है, 5,000, 37,800, 23,500, 6,500, इसका टोटल कर दिया 72,800। अब इधर भी 5 पेमेंट है, 4,500, 45,000, 22,500, 5,500, इसका टोटल कर दिए 77,500। अब इधर भी है 3.5, 40,500, 19,500, 4,500, टोटल कर दिया 68,000। राइट, हाँ सर। अब आप है ना क्वेश्चन में अदर इंफॉर्मेशन में बिल्कुल लास्ट पॉइंट में जाओ। कैश एंड बैंक बैलेंस 1 अप्रैल को 15,000 का था। अच्छा, कैश एंड बैंक बैलेंस 1 अप्रैल को 15,000 का था। आप क्वेश्चन मत पढ़ो, इधर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, हाँ आओ। 1 अप्रैल साल के शुरू में बैलेंस 15,000 था, मतलब अप्रैल के शुरू में 15 के बाद 18 आए और 66 आए, टोटल हो गए 99,000। 99,000 में से 72,800 का पेमेंट हो गया। तो बच्चों इतने पैसे पड़े थे उसमें से ये पेमेंट हो गया, तो बच्चों बचे 26,200। राइट, अब खास बात चालू होगी। ठीक है, 26,200 रुपये हमारे पास बचे। अब 26,200 में से बहुत सारे पैसे बच गए ना, तो हमने सोचा यार, क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे, कि यार हमने सोचा यार थोड़ी एफडी करा लेते हैं। एफडी करा लेते ना, तो थोड़ी एफडी करो लोगे तो बैलेंस कम बचेगा भैया, एफडी में पैसा चला जाएगा गवर्नमेंट के पास ना। तो अब सवाल ये है हम एफडी कितनी कराएंगे, ये हमारा एक क्वेश्चन है। तो मैंने बैंक में फ़ोन किया, बैंक वालों एफडी करवानी है, बताओ ले लोगे क्या है। बैंक वाले बोले देख चिल्लर मत लाना कि 3,000 ला रहा है, 5,000 ला रहा है, मतलब 3.5, 5.5, साढ़े वाड़े का हिसाब नहीं चलता, सीधा हिसाब चलता है। एफडी 1,000 रुपये के राउंड ऑफ में होगी। 1,000 करा ले, 5,000 करा ले, 8,000 करा ले, 8.5 मत करा, 8 करा ले, 9 करा ले, ऐसे एफडी 1,000 रुपये के राउंड ऑफ में होगी। तो मैंने पापा से पूछा, पापा एफडी 1,000 रुपये के राउंड ऑफ में होगी तो 26,000 की एफडी करा लूँ क्या? 200 तो की तो नहीं होगी। पापा ने कहा बावला हो गया क्या, 14,000 रुपये 1414 मिनिमम रखने। बच्चों बाप को शांति तब मिलेगी जब 14,000 रुपये बाप के पास रखेंगे। तो हमने कहा पापा ठीक है 14,000 इसमें से हटा देता हूँ, 26 में से 14 लेस किए तो 12,200, तो 12,200 की एफडी करा ले। तो पापा 14 ही तो मांग रहे हैं, 12,200 की एफडी करा। तो मैंने बैंक में फोन किया, भैया 14,000 तो पापा मांग रहे हैं, 12,200 की एफडी करा दूं। तो बैंक वाले बोले पागल हो गए कि 12,200 तुझे कहा ना 1,000 बार 12,200 की एफडी कराएगा क्या, राउंड ऑफ में करा एफडी। मैंने कहा 12,000 हटा। तो बच्चों 12,000 की एफडी करा ली, 14,200 पापा के पास बच गए। इस महीने के एंड में जो बचता है वो अगले महीने की शुरुआत का बैलेंस बच जाता है। तो अगले महीने का ओपनिंग बैलेंस हो गया 14,200, प्लस अगले महीने 17/1 आए, 70/1 आए, तो टोटल पेमेंट आया 1,01,200। फिर इसमें से पेमेंट हो गया 77,500, तो लास्ट में बच गया 23,700। अब 23,700 की मैं एफडी कराना चाह रहा हूं। पापा से पूछे, पापा बोले 14 इधर हटा ले, 14 हटा, 23,700 में से 14,000 लेस कर दिए।
राइट बच्चों? तो बच्चे 9,700, तो मैंने कहा 9,700 की एफडी करा लेता हूँ। तो बैंक वाले बोले बेटा चिल्लर मतला 9,000 करा। तो 9,000 की एफडी करा ली। तो एफडी कराने से 9,000 रुपये बैंक वालों के पास चले गए, तो बचे 14,700। ठीक है, अब 14,700 पापा के पास दे दिए हमने। 14,700 के बाद और पेमेंट भी आया है, तो टोटल पेमेंट हो गया 96,700। 96,700 में से पेमेंट हो गया 68,000, तो हमारे पास बचा 28,700। 28,700 में से पापा को चाहिए 14,000। ठीक है, पापा को चाहिए 14,000, तो मैंने सोचा 14,700 की एफडी करा लेता हूँ, पर बैंक वाले राउंड ऑफ में लेते हैं। तो 14,700 की नहीं 14 की एफडी हुई। ठीक है, तो बच गए 14,700 पापा के पास। जो बच गए, जो वो क्लोजिंग बैलेंस है, बैलेंस को बैलेंस कहते हैं। ये नीचे वाला बैलेंस है, नीचे वाले को से डी की जरूरत होती है, और ये ऊपर वाला बैलेंस है, ऊपर वाला बैठ के आराम से बीड़ी पीता है। यही कहानी थी इस चैप्टर की। ठीक है, मैं समझता हूँ आपको आ गया होगा। ये इस चैप्टर का सबसे हार्ड क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ ताकि आगे के क्वेश्चन आप जल्दी कर पाएं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। एक बार इस क्वेश्चन का फुल व्यू देना बनता है। तो देखिए बच्चों, ये एक फुल व्यू है इस क्वेश्चन का। तो ये बात थी हमारी बस्टिंग की, और बस्टिंग में कैश बजट की। कैश बजट में कुछ भी नहीं करना बच्चों। जब हम क्वेश्चन कर रहे थे तो एक नेगेटिव पॉइंट आपको बताता हूँ जो हमने किया था। ठीक है, जो वर्किंग नोट थे ना अपने, वो वर्किंग नोट बहुत अच्छे नहीं थे, एवरेज थे। इनको और अच्छा बनाया जा सकता है। कैसे? अगर प्रॉपर स्पेस हो। तो इस वाले क्वेश्चन में मेरे पास प्रॉपर स्पेस नहीं था। जब प्रॉपर स्पेस होगा, मतलब मैं इधर का स्पेस कट करना सीख जाऊंगा। ठीक है, कट तब करना सीख जाऊंगा जब बच्चा एक्सपर्ट हो जाएगा, तो हमको वर्किंग नोट के लिए और स्पेस मिलेगा। फिर हम अच्छे वर्किंग नोट, राइट, कुछ स्टाइलिश और ट्रिकी वर्किंग नोट आपको बता पाएंगे, उम्मीद करता हूँ। लेकिन इधर मेरे को ट्रिक से सिखाना नहीं था, बच्चे को कंसेप्ट समझाना था। उम्मीद करता हूँ आप सीख गए होंगे। होमवर्क कर लेंगे? हाँ, होमवर्क कर लेंगे। ठीक है, गर्ल्स तो होमवर्क कर भी रही है, बॉयज़ होमवर्क नहीं कर रहे। मैंने पूछा क्यों नहीं कर रहे, ऐसे क्यों करते हो? तो बोले सर जो काम चॉकलेट कर देती है वो काम हमें करने की क्या ज़रूरत है। कितनी गंदी बात है, कितनी गंदी बात है। ये 7 लिखा है, बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 7 है जो हम कर रहे थे। या यूँ बोलो कि जो क्लास वर्क है वही होमवर्क है, ये इलस्ट्रेशन नंबर 7 ही होमवर्क है, और यही हमारा क्लास वर्क था और यही होमवर्क है। दिल में रखो, दिल में रखो, होमवर्क को दिल में रखो। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।